नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन पटना के हज भवन में प्रशांत किशोर की मुसलमानों के साथ बड़ी बैठक होती है और आपको हमने सुनाया था कि वहां पर पहुंच करके मुसलमानों को क्या कुछ कहा था जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी, और आपने ये भी देखा था कि किस तरह से प्रशांत किशोर के एक बुलावे पर खचाखच भर गया था पटना का हज भवन। और वहां पर पहुंच करके प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को फॉर्मूला भी दे दिया था। तो अब ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का जवाब सीधा जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया भाई। धन्यवाद आपको भी जी, सबसे पहले अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बीते दिन वाली तस्वीर आपने भी देखी होगी, आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर के एक बुलावे पर पटना के हज भवन में जमा हो गए थे कई सारे मुसलमान। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि बीते दिन वाले कार्यक्रम को, बीते दिन वाली बैठक को आप कितना सफल मानते हैं? देखिए, बैठक तो सफल थी। वो हॉल खचाखच बड़ा था और प्रशांत किशोर ने ये पहली बैठक हज भवन नहीं की थी। जब से उन्होंने लॉन्च किया पार्टी या अभियान शुरू किया है, तब से ये तीसरी बड़ी बैठक थी हज भवन में। इसके अलावा राज्य भर में कई जिलों में, खासकर सीमांचल में और जो मुस्लिम बहुल प्रदेश में 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां मुसलमान के वोट निर्णायक होते हैं, हार जीत का फैसला करते हैं या मुस्लिम ही जीतते हैं। तो उन सारे क्षेत्रों में पूरी तरह से खंगाला उनकी पूरी टीम ने पहले होमवर्क किया और जहाँ जहाँ गए वहाँ मुसलमानों के साथ एक अलग बैठक की। उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वहाँ खासकर मुसलमानों के बीच काम करने वाले लोग हैं, इसके साथ हो। तो ये हज भवन की बैठक कमोबेश वही थी जिसमें सिर्फ मुस्लिम थे। कहने के लिए दूसरी पार्टियां कहीं इस तरह का अल्पसंख्यक सम्मेलन करती हैं तो भाषण पिलाने के लिए तो गैर मुस्लिम होते हैं और दूसरे लोग भी वहाँ शामिल होते हैं। लेकिन खाटी हज भवन में मुस्लिम समाज की बैठक थी और उस बैठक में दो बिल्कुल सीधी सीधी बात जिसको कहते हैं, कहा कि भाई हम क्या चाहते हैं, हमारा एजेंडा क्या है और हम बदलाव चाहते हैं। हम मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में नहीं देखते हैं। समाज में मुसलमान की, खासकर बिहार के संदर्भ में जो बात करेंगे, अभी 18वीं विधानसभा का चुनाव सर पर है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। सब कुछ तो उसी के लिए हो रहा है, मुस्लिम वोट पर दाव लगाना है, सबका खेला यही हो रहा है। और इस चुनाव में एक सिग्निफिकेंस है कि इस चुनाव में मुसलमान वोट सिर्फ वोट बैंक के रूप में नहीं, ये आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, एक जो अब तक खासकर बिहार में जातीय सर्वे हुआ और इसके बाद जो लोग, जो पार्टियां जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात करती थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी तो हिस्सेदारी। अब भाई बिहार में 18% मुसलमान है और अब विधानसभा का अपना हक मांग रहे हैं। अब विधानसभा, अभी हक वो मांग कहाँ रहे हैं, हक मांगने के लिए भूख जगाई जा रही है। प्रशांत किशोर का जो ऑपरेशन है ना, वो हक कहाँ मांग रहे हैं, वो तो खुद हक देने के लिए तैयार हैं। भैया देखो, हम मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने के लिए नहीं, आपकी आबादी 18% है, क्या 18% के हिसाब से कभी 1952 के चुनाव के बाद मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मिला है? आए विधानसभा में या संसद में जीत करके? नहीं आए हैं। ये तस्वीर बताता है। मैं 52 से लेकर के अभी तक 2020 के चुनाव का एक आंकड़ा देख रहा था। एक तो उसमें एक आप गौर करने वाली बात है कि मुसलमान में जो अभी 18% है, उसमें ज़्यादा 10-11% में पसमानदा मुसलमान है, मात्र 4% अगली जाति जिसको कहते हैं सामान्य जाति के मुसलमान हैं। लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी, माल मारते रहे हैं खाली अपर कास्ट के लोग। तो ये तो एक तस्वीर रही है। तो इस बार प्रशांत किशोर ने मुसलमानों में उनकी आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर भूख जगाई है। अब भरोसा दिया है कि भाई देखिए, इस बार के चुनाव में हम एक तो अकेले सभी 243 सीट लड़ रहे हैं और उसमें 40 मुसलमान को टिकट देंगे। और साफ कहा कि इसके लिए आपको पैरवी करने की जरूरत नहीं, ये तो हम आपको देंगे ही देंगे। और ये बात एक साफ साफ कही उन्होंने और कहा कि भाई मेरा फॉर्मूला, कोई वो राजद पर हमला बोल रहे थे और कहा अब तक तो आपका वोट आप इस्तेमाल होते रहे हैं। ये सारी पार्टियां, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, आपका इस्तेमाल करती रही हैं। जब वोट देना होता है तो क्या करती हैं मालूम? पूछा उससे कि जहाँ ज्यादा आबादी होती है ना, वहाँ मुसलमान को टिकट देते हैं ये लोग।
आपस में बढ़ जाते हैं और वहाँ भाजपा जीत जाती है। और जहाँ आप निर्णायक मत होते हैं वहाँ आपका वोट ऐड किया जाता है, वोट बैंक के रूप में आप इस्तेमाल हो। आप सावधान होइए, जागिए, अपने हक हकूक के लिए, अपनी पहचान के लिए। इस सब तरह से आह्वान किया प्रशांत किशोर ने और बताया कि देखिए हमारा जो फॉर्मूला है, हम कोई एमवाई यादव मुस्लिम पर काम नहीं कर रहे हैं। हमारा है कि जो गांधी जी का, नेहरू जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, लोहिया का, ऐसे लोगों के विचार को रखने वाले लोग जो इन सब लोगों को हम जोड़ रहे हैं, वो आबादी हिंदुओं में 60% को हम, मेरा फॉर्मूला है 60% वो और फिर आप लोग हो गए, तो मैं इस फलक पर काम कर रहा हूँ। ये सारी बात कहते हुए जो कल उन्होंने किया है और अब तो अभी तो बदलाव यात्रा पर हैं। 25 तारीख तक प्रशांत किशोर ने ठानी 125 जनसभा होगी, हर जिला में भी जनसभा कर रहे हैं। और इस बीच वो अकेली पार्टी है जो, जैसा मैंने आपसे बताया कि अपने बूते अकेले सभी 243 सीट पर आते। लालू और नीतीश कभी अकेले सब सीट पर नहीं लड़े थे। इतना दम सिर्फ प्रशांत एक किशोर। महागठबंधन है, दूसरा तरफ सत्तारूढ़ एनडीए है। लेकिन प्रशांत किशोर जब तक सूत्रधार रहे हैं, अब तक दूसरे दलों को चुनाव जीतने का मंत्र देते रहे हैं, रणनीति बताते रहे हैं। इस बार उन्होंने ठानी है और पूरे उसी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं। तो मुसलमान लोगों के लिए जो बात आपने कहा कि हज भवन जो बैठक थी, इसी संदेश को एक गियर अप किया पिछले 6 महीने से। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बैठक पूरी तरह से सफल रही है अरुण जी। तो ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब मुसलमानों के बीच थे प्रशांत किशोर, तो मन से बहुत कुछ उन्होंने कहा है, मुसलमानों को संबोधित किया है, मुसलमानों को समझाया है और ये भी बताया है कि आखिर क्या वजह है कि आपके हालात ऐसे हैं, क्या वजह है कि तस्वीर जो है वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। क्या कुछ कह रहे थे मन से प्रशांत यही तो किशोर बात मैंने और क्या कुछ कहा है? नहीं, एक बात तो सब कुछ कहा, जैसे शैक्षणिक विकास के लिए जो कुछ मेरी योजनाएं होगी उसमें तो कास्ट और रिलीजन का विभेद हम करेंगे नहीं। ये जो बात सब बात कही है, मेन है कि मुसलमानों पर अब वो दाव लगा रहे हैं जो अब तक राजद जिसका वोट बैंक है, एआईएम जिसका इस्तेमाल किया है। अब इससे अलग देखिए, इस चुनाव में एक सिग्निफिकेंस बात होगी। अभी जो वक्फ कानून में संशोधन हुआ तो एक पूरा एक परसेप्शन बना था कि मुसलमान थोड़ा ज़्यादा डिटर्मिन्ड होके एंटी बीजेपी वोट देते हैं। एंटी बीजेपी तो वोट जाता ही है। अब वो जो एनडीए में जो दूसरे दल से नीतीश कुमार इस माने में गुड लक है कि वो भाजपा के साथ रहे, मुसलमानों ने भरोसा किया उन पर। लेकिन इस बार तो मुझे भी कोई उम्मीद नहीं दिखती है कि भाई अब चेहरा भले नीतीश ही कुमार हैं, अभी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो वोट एंटी जाएगा एक जगह नहीं जाएगा। भाई जो बात आप अब तक जो हो रहा था मुस्लिम और यादव का जो एम्बाई समीकरण है, तो ये चोट कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जो मुसलमानों को साधने की का फिर से एक नए सिरे से अभियान शुरू किया है और जो एजेंडा दिया है, तो मुसलमान वोट अब कोई एक मुश्त एक की झोली में नहीं जाना है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं अरुण जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि मेरा तजुर्बा ये कह रहा है कि इस बार लालू तेजस्वी के साथ पूरी तरह से मुसलमान नहीं है, अब मुसलमान भी प्रशांत प्रशांत कर रहे हैं ना। और एक एआईएम सीमांचल में तो एआईएम जिस तरह से वो वैसी मुस्लिम प्रस्त राजनीति तो वो करते हैं, ज्यादा ही वो और मुखर होकर बात करते हैं। तो बिहार में ये 3 प्लेयर जो है ना, अब वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये दबाव सबसे पहले राजद पर दिया, चुनौती दी प्रशांत किशोर ने कि भाई जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो ऐलान पहले करे ना कि कहाँ-कहाँ मुसलमान को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कैंडिडेट दे रहे हैं, मैं वहां नहीं दूंगा। ये ललकारा है, चुनौती दी है। भला कोई ऐसी पार्टी करती है, वो तो सामाजिक समीकरण के हिसाब से कि किसका वोट ऐड करेगा और किसके सहारे हम जीतेंगे, वो ये लक्ष्य नहीं रहता है कि हाँ हम एक अमुक धर्म और जाति के लोगों को पहले इतना टिकट दें। राजद में ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट यादवों के साथ है भी। पिछड़ों में सबसे बड़ी आबादी 14.5% यादव हैं और यादव पर अभी भी यादव मतदाताओं पर, वोटर्स पर लालू यादव राज करते हैं। तो 80% एंड मोर देन लालू प्रसाद के खाते में जाता है। और मुसलमान जो एंटी बीजेपी वोट जाता था अभी राजद के साथ, इस बार ये एक सवाल बिल्कुल है। और मुझे लगता है ये मुसलमान वोट को साधने के लिए खास करके यानी कि आप कह रहे हैं कि सेंधमारी हो जाएगी मुसलमान सेंधमारी होगी। इसको इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं दिख रहा है। अब कोई परिस्थिति किसी खास क्षेत्र में, देखिए कुछ तो चेहरा पर भी होता है कि कैंडिडेट कौन है। आपने देखा पिछले चुनाव में जो 5 कैंडिडेट जीते, 4-5 जीते थे आईएम के। चुनाव हुआ और हाँ, तो एक तो एमएलसी भी उनके हैं प्रशांत किशोर के। और जो वहाँ जनरल चुनाव की बात मैं सीमांचल की कर रहा था
कि आईएम वहाँ 5 सीटें जीती थी, तो जो मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां थी, कांग्रेस राजद के लिए झटका था ना। बिल्कुल। तो एक बड़ा सवाल ये था, इसलिए अब मुझे लगता है कि ये चुनाव में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी का कौल देने के साथ जो प्रशांत किशोर ने चाली, तो सभी दल में जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, तो इस बार कुछ मुसलमान कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ेगी। इसका एक दबाव सिग्निफिकेंस ये होगा, जो पिछले चुनाव में मात्र 19 कैंडिडेट जीते थे, विधायक बने थे, और पिछले उसके पहले वाले 15 चुनाव से संख्या घट गई थी, 3 कटौती कर दी हाँ, थी। और जदयू में तो कोई जीता ही नहीं, 11 कैंडिडेट दिया था, कोई नहीं जीता। हाँ, जमा खान को लाना पड़ा हाँ, था। लाना पड़ा। तो इस बार थोड़ी तस्वीर, सबसे अधिक राजद के 8 विधायक जीते थे, और फिर वाम दल के एक थे, कांग्रेस के थे 4। तो कुल मिला-जुला कर एक तो इस चुनाव में प्रशांत किशोर का भी इफेक्ट है कि सारी पार्टियां जो मुस्लिम वोट की राजनीति करती हैं, जिसको मुसलमानों से भरोसा है, तो भाई उनको टिकट देना होगा, ये देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में ये भी सवाल उठता है अरुण जी, और बार बार पूछा जाता है कि प्रशांत किशोर तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि मुसलमानों को बात समझ में आ रही है प्रशांत किशोर की? अभी देखिए, हज भवन में इतनी बड़ी बैठक क्यों हुई, कोई गैर मुस्लिम गए थे? नहीं, अभी शक तो नहीं कर रहे मुसलमान, नहीं, अभी संदेह तो नहीं है उनके नहीं, मन अभी में। मैं से देखिए, अभी तो भरोसे की बातें, प्रशांत चाहते क्या है, उनका अप्रोच क्या है, लोग उनको सुनने आ रहे हैं। ये तो आप वोट की बात कर रहे हैं, जो बात होगी वोट देंगे कि नहीं भी, यदि आप उनके लोगों को टिकट दीजिएगा तो छोड़ करके गैर मुस्लिम को देंगे लोग। जरा इसको इस रूप में समझिए, आपके सवाल का जवाब इस रूप में है कि भाई यदि मुसलमान पर अब पार्टी भी भरोसा करेगी, प्रशांत किशोर यदि 40 मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव लगाएंगे, तो इसी उम्मीद से न लगाएंगे कि मुसलमान वोट उनको मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करने दीजिए। आपका उत्तर है कि पहले कैंडिडेट तो दीजिए। अब इस बार एक सिग्निफिकेंस होगा इस चुनाव में कि 18वीं विधानसभा के चुनाव में बिहार में मुसलमानों की से मुस्लिम आबादी, मतलब मुसलमान कैंडिडेट्स की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ने जा रही है। लेकिन हमने ये भी सुना बीते दिन मंच पर जब थे प्रशांत किशोर, तो उन्होंने एक वीडियो जो वायरल हो रहा है लगातार, उसकी भी चर्चा की। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी ने उनसे पूछा था कि चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की कितनी जरूरत होती है, उस पर उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया था जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया था। क्या था पूरा माजरा? नहीं, देखिए, अंतः उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ा गया, यही मैं कह रहा हूँ, उसको समझने की जरूरत है। आप गए हैं मुसलमान वोट को साधने के लिए मुसलमानों के बीच, तो कोई भी, जो प्रशांत किशोर इतने समझदार हैं कि वहाँ कोई ऐसी बात करेंगे कि वो किसकी सर्विस करेंगे। बात ठीक है, यदि आज वो जो दाव लगा रहे हैं तो उससे इमीडिएट किसको नुकसान होगा? महागठबंधन को नुकसान होगा। तो महागठबंधन के लोग कहेंगे देखिए ये तो एनडीए के लोग, बीजेपी की बी टीम ने पहले कह रहे थे। अरे भाई, प्रशांत किशोर का तो 2 लक्ष्य है। एक लक्ष्य है नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना। इसके लिए नीतीश कुमार आए दिन कोई कोर कसर किसी से भी नहीं छोड़ते हैं, हमला सीधे बोल रहे हैं। और तोहफे पर तोहफा भी दे रहे हैं। और नीतीश कुमार के रेजिम में प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सारी चीज को उजागर कर रहे हैं। दूसरे बात, जिसको सत्ता में आने का है, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोकना है। तो प्रशांत किशोर की लड़ाई एक साथ 2 फ्रंट पर है, और तभी तो तीसरा वो थर्ड प्लेयर बने हैं इस चुनाव में। जो हमेशा आपसे ये बात कहा करता हूँ कि इस चुनाव में चिराग इफेक्ट तो पिछले चुनाव में था, इस बार प्रशांत का इफेक्ट ही नहीं रहेगा। आज की तारीख में आप कहेंगे कि प्रशांत किशोर को मैं मानता हूँ इस चुनावी रण में दोधारी तलवार। किसको काट दे? कौन कटेगा ज्यादा? कटना तो है ही, कौन ज्यादा कटेगा? जो ज्यादा कटेगा उसका ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की जरूरत होती है, उन्होंने साफ कहा कि जरूरत नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए जरूरत है। अब वो देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये नहीं कहे कि भाई ये चाहे राजद की तरह, कांग्रेस की तरह, जो खास करके एनडीए, अभी आपने देखा लाल किला के प्राचीर से जो बातें की प्रधानमंत्री में कि डेमोग्राफी बदल रही है, 125 साल के बाद फिर ये दूसरी स्थिति होगी। अभी एक तरह से कहिए इशारों में कहा कि खासकर बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमान, और दूसरी सब विपक्ष पर निशाना साधा। तो कमो बेश प्रशांत किशोर इससे बचना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने होशियारी से वो बात की जो मैंने आपसे कहा कि उनका फार्मूला M/N नहीं है, उनका फार्मूला तो 60-40 का है। 60-40 वाला तो फार्मूला में कोई अब वायरल क्या उसका
प्रेजेंटेशन जिस ढंग से अपने ठीक है। हिसाब, लेकिन प्रशांत लेकिन किशोर ऐसे में सवाल ये भी है अरुण जी कि अगर मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ आ जाते हैं तो क्या लगता है आपको बिहार में खेला होकर रहेगा इस बार? खेला कि नहीं, प्रशांत किशोर सब कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा दो हम्म। लक्ष्य उनके सामने हैं, एक ही में लक्ष्य एक ही है, लेकिन दो को भेदना है। एक को सत्ता से हटाना है और दूसरे को सत्ता में आने से रोकना है। तभी ना प्रशांत किशोर की स्थिति, अब तो कहा करते हैं कि भाई इस चुनाव में हम कोई 5 साल के लिए नहीं, खाली चुनाव लड़ने के लिए, ये मौसमी नहीं है कि चुनाव में आए चला जाएंगे। हम्म। हम इस चुनाव में चाहे रिजल्ट जो आए, फिर आगे भी हमको बदलाव के लिए हम आए। बिहार की जो आज स्थिति है, हम इसके अतीत, गौरवशाली अतीत को चाहते हैं फिर से लौटाना। यहाँ शिक्षा में सुधार हो, तो एजेंडा जो उन्होंने कुछ किया है कि भाई हम भले गांधी की बात करते हैं, जन स्वराज की, लेकिन खुलकर कहते हैं कि भाई हम ये शराबबंदी जो यहाँ मजाक बनी है, इसको समाप्त करके इससे जो खजाने में पैसा आएगा, अब हम उसको शिक्षा में सुधार में लगाएंगे। तो कुल मिला-जुला कर एक कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कहीं तो कोई है नहीं। प्रशांत और अब किशोर प्रशांत के पास किशोर देखिए विजन है। अभी, अब तो उन्होंने प्रत्याशियों, अब पहली एक खूबी और होगी कि प्रशांत किशोर की पार्टी का कैंडिडेट का नाम पहले, सबसे पहले घोषित होगा। अभी तक पूरे 11 जिला बचा है, अभी कल से ही, परसों से पूर्णिया में बैठक होने जा रही है और 11 जिलों में ये जिलावार बैठक हो जाएगी, फिर प्रखंड, सभी प्रखंड 534 प्रखंड स्तर पर सम्मेलन होना है और उसमें फाइनल हर क्षेत्र से एक-एक कैंडिडेट जो विधानसभा क्षेत्र वाइज होना है, 5 लोगों का उन्होंने स्क्रीनिंग की है। उसी अपने लोगों के बीच से देखिए उन्होंने जो तरीका अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव का दल में चुने जाने का है ना, प्रशांत किशोर ने कमोबेश यही तरीका अपनाया है। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि दो आपके इस कंसेप्ट से हमारी थोड़ी जचती नहीं है कि आप जो पदधारक बना रहे हैं उसको 1 साल के लिए बनाते हैं, तो म्यूजिक चेयर हो गया है। तो कहा कि पहले कांग्रेस में यही था नियम, कोई ये नियम हम बनाए, आपकी जो आ गया है, अब जो कोई जीवन पर्यंत बन जाते हैं वो कौन सा लोकतंत्र है। अब इशारा था लालू प्रसाद के बारे में, या घुमा फिरा कर नेहरू फैमिली। अभी तो खड़गे हटे हैं इसलिए कि राहुल तैयार नहीं हुए, नहीं वहां तो सब खड़ा उन्हीं के, खड़ाओं पर ही चल रही है राजनीति। तो प्रशांत किशोर का एक थोड़ा सा पार्टी में भी है कि डेमोक्रेटिक, हाँ ये एक सवाल होगा जो अंतिम रूप से कोई एक कैंडिडेट होगा और 5 आदमी काम कर रहा है, सबकी मेमोरी बनाई, कोई 22-25 हजार लोग, 20,000, 21,000, 25,000 रुपया जमा करके लोग वहाँ एप्लीकेंट हैं, अब जरा जान लीजिए आवेदन किया। हाँ, तो इसलिए संख्या कोई किसी पार्टी में इस तरह का नहीं हुआ है। आप सोचिए ना कि 20 से 22-25 हजार लोगों ने आवेदन दिया है असेंबली में टिकट के लिए, तो आप जरा राशि जोड़िए कितनी हुई, कौन सी ऐसी। अब उसके बाद वो देखिए कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, अब हम 10-10 रुपया सबसे चंदा बताओ ले रहे कर रहे हैं। तो जैसे वहाँ अभी देखिए कल ही बात किया अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने और पार्टी में वहाँ फंडिंग शुरू करा दी इसी हिसाब से। तो प्रशांत किशोर एक चुनाव रणनीतिकार, वो जानते हैं कि पार्टी के लिए धन कहाँ से आएगा, कहते हैं कि धन की हमें चिंता नहीं है। धन की हमें चिंता नहीं है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि मुसलमानों को प्रशांत किशोर की बातें कितनी समझ में आती हैं और मुसलमान उन पर एतबार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर आपको ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।